भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और आपने डबल लॉक की बात कर दी, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प शीर्षक है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर सुनीलम साहब जो है वो ये कह रहे थे कि माहौल से हट के हम सीटों की बात करें, तो परिस्थिति कुछ अलग बनती है। तो मैं चाहूँगा कि इसके पहले वाला जो चुनाव था 2019 का, उसमें जो सीटें मिली और उसके बाद जो नए हालात डेवलप हुए, इन दोनों को मिला के हम देखें कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी क्या हालत बनती है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी पूरे भारत में अगर आप देखें तो 5वें नंबर का है, वहाँ से 38 सीटें आती हैं। पिछली बार कांग्रेस ने वहाँ से 8 सीटें जीती थी। डीएमके ने 23 सीट जीती थी, जो कांग्रेस के साथ थी। सीपीआई और सीपीएम ने 2-2 सीट जीती थी, वो भी इनके साथ थी। तो आप ये देखें कि पिछली बार एआईडीएमके बीजेपी के साथ थी, इसके बावजूद उन दोनों का सुपड़ा साफ हो गया था, उनको एक भी सीट नहीं मिली। अब हालत ये है कि एआईडीएमके की समझ में ये बात आ गई कि ये बहुत ही खतरनाक पार्टी है। इसके साथ रहने में जो अपनी रही-सही साख है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए एआईडीएमके ने बीजेपी को टाटा बाय-बाय कर दिया। तो अब मोदी जी जब एआईडीएमके के साथ कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बगैर क्या कर लेंगे, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तमिलनाडु से लगा हुआ एक छोटा-सा पौंडीचेरी है, जो कि ये यूनियन टेरिटरी है। तो वो यूनियन टेरिटरी में भी एक सीट आती है, पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। और आम तौर से ये होता है कि जो कुछ तमिलनाडु में होता है, उसी का जो है वो अक्स उसी का रिफ्लेक्शन हमको पौंडीचेरी में दिखाई देता है। तो इस बार तमिलनाडु और पौंडीचेरी में तो बीजेपी की दाल बिल्कुल भी गलती नहीं दिखाई देती। अब दूसरा जो बड़ा राज्य है, वो है कर्नाटका। कर्नाटका में कुल 28 सीटें हैं और बीजेपी ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी, यानी 25 सीटों पर वो जीत गई थी। एक सीट एक आज़ाद उम्मीदवार को चली गई थी, एक जेडीएस को चली गई थी और एक कांग्रेस को मिली थी। तो ये सिचुएशन 2019 में थी। लेकिन उसके बाद जो राज्य के चुनाव हुए, उसमें बिल्कुल पलटा खा गया, यानी कांग्रेस ने बीजेपी से दोगुना सीटें जीत ली। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसके बाद इस बात का कल्पना बीजेपी वाले भी नहीं कर सकते कि वो पुराना वो जो है वो दोहरा सकेंगे। इस बीच जो नए डेवलपमेंट हुए वो खतरनाक है। एक तो अनंत हेगड़े ने ये कह दिया कि हमको 400 सीटों की ज़रूरत है, ताकि हम संविधान को बदल सकें और संविधान में जो हिंदू विरोधी चीज़ें कांग्रेस ने डाली है, उसको जो है वो निकाल सकें। तो फिर बी यानी इससे बीजेपी खुद डर गई और उसने कहा कि नहीं-नहीं इसका वो उसका पर्सनल राय है और निजी राय है और इसका हमारे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसको पार्टी से निकालिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम उससे जो है वो जनाब एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। तो दूसरे येदियुरप्पा पे एक नाबालिग लड़की ने जाकर के उसका आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ जो है वो सेक्सुअल उसकी हैरेसमेंट की कोशिश की। ये मामूली बात नहीं है, येदियुरप्पा बहुत बड़े लीडर है कर्नाटक के और अगर कांग्रेस इसको हवा देती है, तो ये भी जो है वो मुश्किल होगी। बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि जो जेडीएस पहले उसके खिलाफ थी, अब वो उसके साथ आ गई है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि जो मुसलमान जेडीएस को वोट दे देते थे पहले, ये सोच के कि ये हमारी हमदर्द पार्टी है, अब वो उसको भूल के भी वोट नहीं देंगे इसलिए कि वो बीजेपी के साथ चली गई। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस जो अभी रूलिंग है वहाँ पे उसने 22 सीटें जीती थी और टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की है उसको 3 सीट मिली थी। अब आप ये देखें कि चंद्रबाबू नायडू एक ज़माने में बीजेपी के साथ थे लेकिन फिर अलग हो गए और अब बीजेपी ने उनके साथ दोबारा जो है वो ताल्लुक जोड़ लिया है। तो हो सकता है कि बीजेपी को तब टीडीपी की वजह से एक आध सीट मिल जाए, इसका संभावना हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो वहाँ के सीएम हैं,
उनकी बहन है शर्मिला, वो कांग्रेस में आ गई है और वो वहाँ अभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। तो यकीनन शर्मिला के कांग्रेस में आने से, वैसे वाईएसआर भी कांग्रेस के ही नेता थे, जिसके बेटे आज सीएम हैं। तो शर्मिला के आने से यकीनन कांग्रेस की जो पोज़ीशन है, वो मज़बूत होगी। दूसरी बात ये है कि तेलंगाना और ये दोनों हमेशा पहले साथ में थे, आंध्रा। इसलिए तेलंगाना का असर आंध्रा पे पड़ता है। तो जो उससे बड़ा राज्य है, वैसे केरला है, लेकिन तेलंगाना को ले लेते हैं। तो तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बड़ी कामयाबी अभी हाल में हासिल की। पिछली मर्तबा तेलंगाना से बीजेपी को 4 सीटें मिल गई थी और कांग्रेस को 3 सीट मिली थी और टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और असदुद्दीन अवैसी भी तेलंगाना से जीतते हैं, तो उनकी एमआईएम को 1 सीट मिली थी। तो इस बार इस बात का कोई संभावना नहीं है कि 4 सीटें दोबारा बीजेपी को मिले और 10 सीट जो है, 9 सीटें टीआरएस को मिले, इसका कोई चांस नहीं है। तो इनकी जितनी भी सीटें कम होगी, वो डेफ़िनेटली कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस ने अभी इलेक्शन जीतने के बाद अपने बहुत सारे वादे पूरे भी किए हैं। केरला की सिचुएशन ये है कि केरला में कुल मिला के 20 सीट है। पिछली मर्तबा कांग्रेस ने 15 जीत ली थी, 2 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जीती थी, जो कांग्रेस के साथ है। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के गठबंधन को 20 में से 17 सीटें मिल गई थी और उसके अलावा सीपीएम को 1 सीट मिली थी, केसीएम को 1 सीट मिली थी। तो ये सिचुएशन केरला में थी और अगर इंडिया गठबंधन के तौर पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसी तरह की सिचुएशन होगी। आपको मैं याद दिला दूँ कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, इससे पहले वाले विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी का पहला कैंडिडेट वहाँ से जीता था। लेकिन पिछले विधानसभा के इलेक्शन में वो भी हार गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत जो है वहाँ पे क्या है। गोवा को अगर आप दक्षिण भारत में माने, तो वहाँ पर 2 सीट है, 1-1 सीट कांग्रेस और बीजेपी को मिली थी। हो सकता है इस बार भी इसी तरह का कोई रिज़ल्ट आए। मालदीव भी जो है वो केरला के पास में है, यूनियन टेरिटरी। वहाँ से एनसीपी का एक कैंडिडेट जीता था और जो कुछ भी बीजेपी ने वहाँ पे तमाशे किए हैं पिछले दिनों, बीजेपी के गवर्नर जनरल जो भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। तो इसलिए मालदीव से बीजेपी का जीतना जो है वो तकरीबन असंभव है। तो अगर ये सिचुएशन हम देखते हैं पूरे दक्षिण भारत के डबल लॉक की, तो बीजेपी 400 पार का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे ने जो कहा था कि इस अब की बार बीजेपी तड़ी पार, तो दक्षिण भारत से तो बीजेपी तड़ी पार है ही है। लेकिन ये कि हो सकता है उत्तर भारत में भी बहुत सारे राज्यों में ये हालत हो। शुक्रिया।